हेलो एवरीवन। आप सबकी तैयारी अच्छी चल रही होगी ऐसी मैं उम्मीद करता हूं। और फिर से आपके लिए क्वेश्चन नंबर 2 सीए इंटरमीडिएट जनवरी 2025 के एग्जाम के लिए एक्सपेक्टेड क्वेश्चन के साथ मैं आ गया। क्वेश्चन नंबर 2 जिसमें हमने डिसाइड किया था कि टीडीएस टीसीएस के क्वेश्चन आ सकते हैं। टीडीएस में भी 194 आई, आईबी, जे, 194 सी, एम इससे एक्सपेक्टेड क्वेश्चन, और टीसीएस में 206 सी 1G के क्वेश्चन आ सकते हैं। इसके साथ 10 नंबर का क्वेश्चन बनेगा क्वेश्चन नंबर 2। तो इसके साथ हमने एक और उम्मीद की थी कि एग्रीकल्चर इनकम को वो कनेक्ट करके आपको दे सकते हैं। एग्रीकल्चर इनकम के कैसे क्वेश्चन हो सकते हैं? सेग्रीगेशन के क्वेश्चन, इंटीग्रेशन के क्वेश्चन और न्यू टैक्स रिजीम के साथ कैलकुलेशन। तो लीजिए कुछ क्वेश्चन आपके सामने मैं लेकर आया हूं। ध्यान रहे कि ये क्वेश्चन एक्सपेक्टेड ही है ना, तो आपकी तैयारी जैसी चल रही है वो तो चलाना ही है। आपकी तैयारी के अलावा ये आपके लिए एक छोटा सा कंट्रीब्यूशन रहेगा। मैं बार बार इसीलिए कहता हूं कि आप सिर्फ यही क्वेश्चन करके ना जाए, है ना। कोशिश हमारी क्या है कि यही क्वेश्चन, इस जैसा क्वेश्चन, इसी के आसपास जैसा क्वेश्चन हमारा ड्राफ्ट हो। लेकिन आप अपनी तैयारी पर भी भरोसा करें, आपने जिनसे भी पढ़ाई की है उन पे भी भरोसा करें और बहुत अच्छी तैयारी के साथ ये छोटा सा कंट्रीब्यूशन ऐड कर लें। एग्जाम से पहले भी आप इसे देख सकते हो। अभी एक बारी आपने अगर क्वेश्चन देख लिया, मेरे साथ लगा लिया, मैं बहुत कम समय लूंगा क्योंकि इस बार मैं आंसर के साथ आया हूं, तो आंसर आपके साथ बैठकर करूंगा नहीं ताकि आपका टाइम बचे। हाँ, क्वेश्चन डिस्कस जरूर करूंगा ताकि इसके जो बारीकियां हैं उसको भी हम देख पाए और एग्जाम में कैसे इसको टैकल किया जाए वो भी सीख पाए। ठीक, चलिए। तो यहां पर मैंने क्वेश्चन ज्यादा रखे हैं। मतलब क्या हुआ कि जैसे मैंने ए बी सी डी 4 क्वेश्चन ड्राफ्ट किए हैं और ए में भी मैंने आपकी उम्मीद से ज्यादा ड्राफ्ट किया, यानी कि 7 पॉइंट ड्राफ्ट किए हैं, जिसकी उम्मीद क्या है एग्जाम में ये 4 या 6 पॉइंट बन के आ सकता है। 4 नंबर का क्वेश्चन आएगा तो 4 पॉइंट, 6 नंबर का क्वेश्चन आएगा तो 6 पॉइंट टीडीएस में। ठीक है, और साथ में 2 मैंने टीडी टीसीएस के भी पकड़ के रखे हैं। तो इसको मिला लीजिए आप अगर, तो इनमें से कुछ इर्द गिर्द के क्वेश्चन 4 या 6 नंबर के बन सकते हैं। वैसे ही मैंने सी एग्रीकल्चर के को लेकर चला हूं मैं। तो सी में जैसे मैंने सी ड्राफ्ट किया है तो ये 4 नंबर की उम्मीद है इसमें, और डी जो ड्राफ्ट किया है वो डेफिनेटली 6 नंबर की उम्मीद है, 4 नहीं 6 नंबर की। तो इनमें से कुछ एक जैसा पैटर्न बनकर आ सकता है। क्वेश्चन का तरीका यही होना चाहिए कि आप खुद से एक बार ट्राई करें और उसके बाद आंसर, जो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मेंशन कर दूंगा डाउनलोड का, वहां से आप इसको डाउनलोड कर लीजिएगा। इसके आंसर इसी के साथ मैंने कनेक्ट कर दिए हैं। ये देखिए आंसर भी पूरा मेंशन है, लेकिन डिस्कशन का जहां तक सवाल है वो बहुत जरूरी है ताकि आपको मैं टैकल करना सिखा सकूं कि आंसर को टैकल करना कैसे है एग्जाम में। क्वेश्चन को देखिए, पहला क्वेश्चन है जिसमें वो कह रहे हैं कि टीडीएस से रिलेटेड आपको इंडिपेंडेंट केसेस दिए गए हैं और उससे रिलेटेड आपको आंसर करना है। पहला है रेंट पेड फॉर बिजनेस प्रेमाइसेस बाय पार्टनरशिप फर्म। अब बताइए बिजनेस प्रेमाइसेस पार्टनरशिप फर्म कौन सा सेक्शन आ जाएगा? 194 आई। आई में अगर आपको याद आता हो तो इंडिविजुअल एचयूएफ को छोड़कर बाकी सबको टीडीएस काटना ही पड़ेगा अगर थ्रेशोल्ड लिमिट से ज्यादा पेमेंट है एग्रीगेट पूरे साल में। और अगर इंडिविजुअल एचयूएफ भी लास्ट ईयर टर्नओवर अगर उनका 1 करोड़ से ऊपर है या प्रोफेशन है तो 50 लाख से ऊपर है तो उनको भी टीडीएस की रिक्वायरमेंट बनती है। यहां पर लिखा हुआ है कि रेंट पे किया गया है पार्टनरशिप फर्म और मिस्टर वाई रेजिडेंट है जिनको रेंट दिया जा रहा है 4 लाख। 4 लाख का रेंट दिया जा रहा है जो कि थ्रेशोल्ड लिमिट से यकीनन ज्यादा है। थ्रेशोल्ड लिमिट से ज्यादा होने की वजह से आप यहां पर टीडीएस डिडक्ट करोगे। साथ में आपको कंफ्यूज करने के लिए उन्होंने टर्नओवर दे दिया है लास्ट फाइनेंशियल ईयर का 120 लाख। हो सकता है एग्जाम में 120 लाख के बजाय वो 80 लाख दे दें और कुछ स्टूडेंट्स को कंफ्यूजन हो जाए कि 1 करोड़ के ऊपर नहीं है, हमने तो ये पढ़ा था, वो इंडिविजुअल एचयूएफ के लिए पढ़ा था। irrespective of the turnover other than individual HUF 194 आई में रिक्वायर्ड है टीडीएस काटने के लिए, थ्रेशोल्ड लिमिट क्रॉस होनी चाहिए। तो थ्रेशोल्ड लिमिट क्रॉस हो गई। अच्छा, बिजनेस प्रेमाइसेस में टीडीएस का रेट क्या आएगा? 10% टीडीएस का रेट आएगा। तो आपको जस्ट इसमें एक लाइन तो ये लिखना है, आंसर मेंशन है, आप एक लाइन ये लिखोगे कि टीडीएस की रिक्वायरमेंट क्या होगी।
194I में। फिर इन दिस केस पेमेंट 4 लाख का है, टीडीएस का रेट 10% लगेगा और उसके बाद आप लिखोगे टीडीएस अमाउंट 4 लाख मल्टीप्लाई 10%, 40,000 रुपए। ये आपका आंसर प्रॉपर तैयार हो जाएगा। कॉल सेंटर चार्जेस कंपनी पे कर रही है, दूसरे कंपनी को कॉल सेंटर चार्जेस पे कर रही है, 194J में आता है 2% का टीडीएस। तो आपको एक लाइन में प्रोविजन मेंशन करना है, दूसरे लाइन में टीडीएस का अमाउंट कैलकुलेट करके दिखा देना है। जैसे दो मैं एक साथ आंसर दिखाना चाहता हूं। डायरेक्टर सिटिंग फीस 12,000 ईच दिया जा रहा है, ये भी 194J से रिलेटेड हो गया, ये भी 194J से रिलेटेड हो गया, जिसमें आपको मालूम होना चाहिए कि थ्रेशोल्ड लिमिट यहां पर होती ही नहीं। डायरेक्टर सेटिंग फीस में देयर इज नो थ्रेशोल्ड लिमिट। और टीडीएस का रेट क्या आएगा उस पे? टीडीएस का रेट आप काटेंगे, कैलकुलेट करेंगे 10%, तो 10% टीडीएस का रेट काटेंगे 1200 रुपए, ईच के लिए मल्टीप्लाई 4 करेंगे, 4,800 का टीडीएस कैलकुलेट हो जाएगा। अब जैसे क्वेश्चन नंबर 2 और 3 अगर मैं आपको दिखाऊं आंसर, 1 मिनट के लिए अगर आंसर देखना चाहते हैं तो आंसर में आपको बस ऐसे प्रेजेंट करना है। ये आंसर मैंने उस तरीके से लिखा है जो एक स्टूडेंट एग्जाम में लिखेगा, तो आपको थोड़ा सा एक आइडिया हो जाएगा। जैसे डायरेक्टर सिटिंग फीस आर लाइबल फॉर टीडीएस अंडर सेक्शन 194J एट द रेट 10%, देयर इज नो थ्रेशोल्ड लिमिट। आपको थ्रेशोल्ड लिमिट नहीं है, ये बात बतानी है, और टीडीएस कितना कटेगा और 4 डायरेक्टर का टोटल कितना हुआ वो करेगा। जैसे यहां भी देख लीजिए, कॉल सेंटर में 2% 194J में है, तो ये भी यहां पर मेंशन हो जाएगा। वापस आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। पेमेंट कंपनी कर रही है राजेश कुमार को, जो सब कॉन्ट्रैक्टर है, 4 लाख। अब देखिए 194C में कॉन्ट्रैक्ट के लिए भी और सब कॉन्ट्रैक्ट के लिए भी है, तो दोनों के लिए। जैसे मैंने आपको कॉन्ट्रैक्ट दिया, आप कॉन्ट्रैक्टर हो और आपने उसे सब कॉन्ट्रैक्ट किसी और को कर दिया, तो मैं आपके लिए टीडीएस काटूंगा और आप दूसरे के लिए टीडीएस काटोगे, तो सब कॉन्ट्रैक्ट भी 194C में आता है। इस बात को कंफ्यूज करने के लिए उन्होंने यहां पर सब कॉन्ट्रैक्ट जानबूझ कर दिया है, तो सब कॉन्ट्रैक्ट है तो भी 194C में आएगा। 4 लाख रुपए का पेमेंट है। अब यहां पर दूसरी चीज क्या है, देखिए 4 लाख का पेमेंट है और 2 लाख का आउटस्टैंडिंग भी वो दिखा रहे हैं 31 मार्च 2024 को। अब एग्जाम में क्या होगा, आप 4 लाख पर अगर टीडीएस काटोगे या आप सोचने लग जाओगे कि अरे भाई 2 लाख का होगा क्या, ये तो आउटस्टैंडिंग है, समझ नहीं आ रहा अब क्या करें। तो आपको मालूम होना चाहिए कि आउटस्टैंडिंग का मतलब हुआ कि वो पार्टी क्रेडिट हो गया है कंपनी के बुक्स में, और कंपनी के बुक्स में अगर क्रेडिट हो गया है तो क्रेडिट बेसिस पे भी टीडीएस डिडक्ट होता है। तो टीडीएस की रिक्वायरमेंट 4 लाख पर नहीं 6 लाख पर आएगी टोटल। तो टोटल 6 लाख पे टीडीएस की रिक्वायरमेंट आएगी। किस रेट से आएगी? 1%, क्योंकि इंडिविजुअल एचयूएफ है तो 1, अदरवाइज 2% कैलकुलेट होता। ठीक है, देखिए जहां भी ऐसा नहीं पता कि पैन उन्होंने सबमिट किया है कि नहीं, तो वहां हम अजम्पशन हमेशा लेकर चलते हैं कि पेई ने पैन को सबमिट किया है, इसलिए टीडीएस का रेट जो एक्चुअल में दिया गया है सेक्शन में वही लगेगा, 206AA एप्लीकेबल नहीं होगा। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। ये भी बड़ा बढ़िया क्वेश्चन है, देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है। 5वां नंबर देखिए क्या है। 5वां नंबर है, यहां पर थोड़ा सा मैंने आंसर 1 नंबर के हिसाब से तो नहीं लिखा है, थोड़ा ज्यादा लिख दिया है, क्योंकि इसके आसपास इर्द गिर्द अगर मामला बनेगा तो आप उसको थोड़ा कम करके भी लिख सकते हो। फीस दिया जा रहा है, एक डॉक्टर को पेमेंट किया जा रहा है एक एचयूएफ के द्वारा, जो मेंबर फैमिली मेंबर के सर्जरी को परफॉर्म कर रहे हैं, तो ये एक प्रोफेशनल को पेमेंट जा रहा है। अब ये प्रोफेशनल को पेमेंट कम एचयूएफ कर रही है। अगर एचयूएफ का लास्ट ईयर टर्नओवर भी एक्सीड किया होता तो भी ये पेमेंट पर्सनल पेमेंट, ये कोई बिजनेस पेमेंट नहीं है। तो बिजनेस पेमेंट नहीं होने के वजह से 194J अप्लाई नहीं होगा। लेकिन यहां पर एक प्रश्न खड़ा हो जाता है 194M का, तो वो M का रेफरेंस भी आंसर में आपको देना पड़ेगा कि M यहां पर क्यों नहीं लग रहा, क्योंकि 50 लाख से एक्सीड करने पर M लगता है थ्रेशोल्ड लिमिट, और यहां सिर्फ 45,000 का पेमेंट है तो M नहीं लगेगा। तो J क्यों नहीं लगेगा? क्योंकि पर्सनल पेमेंट किया गया। M क्यों नहीं लगेगा? क्योंकि थ्रेशोल्ड लिमिट क्रॉस नहीं हुआ। तो ये दोनों पॉइंट आपको मेंशन करके कंक्लूड करना पड़ेगा कि टीडीएस की यहां रिक्वायरमेंट नहीं आएगी। नीतीश एक इंडिविजुअल सैलरीड एम्प्लॉय है, बहुत प्यारा क्वेश्चन तैयार किया है। देखिए जरा, यहां पर वो 80,000 का रेंट पे कर रहे हैं, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 80,000 का रेंट पे कर रहे हैं, 80,000 का रेंट पे कर रहे हैं अपने रहने के लिए, और पेमेंट 80,000 पर मंथ है सितंबर से लेकर मार्च तक। तो सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, ये हो गए आपके 7 महीने। 7 महीने का किराया 80,000 के हिसाब से 5,60,000 रुपए टोटल पेमेंट आपका जा रहा है, जहां पर आपको 10% का टीडीएस रिक्वायर्ड होता है 194IB में।
194 आईबी का रेफरेंस देना है, वहां पर 10% की कैलकुलेशन बतानी है, और मोस्ट इंपॉर्टेंटली जो लास्ट पॉइंट है कि जो मकान मालिक है उसने पैन सबमिट नहीं किया, दैट्स वाई अब 206 डबल ए की नीड आ जाएगी। और 206 डबल ए कहता है 20% टीडीएस इज रिक्वायर्ड टू बी डिडक्टेड। लेकिन अब और इंटरेस्टिंग पॉइंट यह आएगा कि 20% इसका लास्ट महीने के रेंट से ज्यादा हो रहा है। अब अगर इसका 20% कैलकुलेट करें तो मेरे ख्याल से लाख के ऊपर चला जाएगा, 1,12,000, और लास्ट महीने का रेंट है 80,000। तो वहां पर जो प्रोविजो मेंशन है कि आपके लास्ट मंथ के रेंट से ज्यादा टीडीएस की रिक्वायरमेंट नहीं आ सकती, दैट्स वाई आप टीडीएस लास्ट महीने के रेंट के इक्विवेलेंट ही काटोगे। 80,000 रुपए का टीडीएस लास्ट महीने रिक्वायर्ड है डिडक्ट होना। ओके, इसके बाद ये भी बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। इसमें क्या खास बात है, यहां पर 194 जे पर तैयार हुआ है। देखिए ये सारे क्वेश्चन नहीं बनेंगे, जे, आईबी, आई, सी, एम, इसके आसपास क्वेश्चन घूमेगा। तो यहां पर देखिए 25,000 का प्रोफेशनल फीस पे हो रहा है, जे में आ गया। 28,000 का टेक्निकल फीस पे हो रहा है, ये भी जे में आ गया। लेकिन दोनों प्रोफेशनल और जो टेक्निकल फीस है 194 जे में सेपरेट सेपरेट मेंशन है, और उनके थ्रेशोल्ड लिमिट भी सेपरेट सेपरेट एप्लीकेबल होंगे। तो 30,000 की लिमिट अलग अलग उन दोनों के लिए एप्लीकेबल होगा। दैट्स वाई यहां पर टीडीएस रिक्वायर्ड नहीं बनता है ना, टीडीएस नहीं रिक्वायर्ड बनता। दोनों मिलाकर 30 से ऊपर जा रहा है, लेकिन दोनों के लिए सेपरेट वहां पर मेंशन किया गया थ्रेशोल्ड लिमिट। तो ये बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट है, इसको मेंशन करेंगे और टीडीएस की रिक्वायरमेंट नहीं है ये लिखेंगे। आंसर आप चेक करोगे, आप इस आंसर को एज इट इज तो नहीं प्रेजेंट कर सकते। देखो आप इतना रट के लाइन बाय लाइन तो नहीं लिख पाओगे, बट आंसर अगर आप एक बार पढ़ोगे तो आप खुद से ड्राफ्ट करते समय कन्वीनियंट फील करोगे, यही मतलब है। यहां पर मैंने टीसीएस के लिए 2 क्वेश्चन ड्राफ्ट किए हैं। दोनों क्वेश्चन एक ही मुद्दे पर है, और वो है सबसेक्शन आईजी। तो आईजी में जो आप पेमेंट करते हो आउटसाइड इंडिया एजुकेशनल पर्पस से, वहां पर पेमेंट 2 प्रकार से हो सकती है, एक खुद की फंडिंग से और एक आप लोन लेकर पेमेंट कर सकते हो। खुद की फंडिंग वाला 5% है, लोन लेकर 0.5% है। तो मैंने दोनों क्वेश्चंस छोटे छोटे पॉइंट्स तैयार किए हैं, और उसकी लिमिट है वो आप आंसर में मेंशन किया हुआ है, वो आप चेक कर सकते हैं। इजी सिंपल लैंग्वेज, सिंपल आंसर करना है, ठीक है। ओके, अब आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो 2 मैंने इसका सेकंड पार्ट, या तो उधर के 2 या तो इधर के 2, ये एक्सपेक्टेड है। अब यहां पर जो है ये है एग्रीकल्चर इनकम, और एग्रीकल्चर इनकम का जो सेग्रीगेशन रूल है, वो सेग्रीगेशन रूल टी, रबड़, कॉफी के ऊपर आप जानते हो क्या है। टी के ऊपर 60-40 है, रबड़ के ऊपर 65-35 है, और कॉफी के ऊपर 25-75 भी है, 60-40 भी है। यहां पर दिया हुआ है कि एक अरविंद नाम के व्यक्ति जिनके पास रबड़, टी और कॉफी इन सब का काम है, और नर्सरी वगैरह का भी काम करते हैं। इनकी इनकम आ रही है रबड़ से, रबड़ के ग्रोइंग एंड मैन्युफैक्चरिंग से आ रही है 5 लाख। तो इसके लिए तो आप 65-35 करोगे, ठीक है। रिक्वायरमेंट क्या है देख लीजिए, रिक्वायरमेंट है बिजनेस इनकम और एग्रीकल्चर इनकम को सेपरेट सेपरेट कैलकुलेट करके दिखाना है। तो 35 और 75, 35 और 65 ये आप सेग्रीगेट करोगे, तो 35 आपका पीजीबीपी हो जाएगा और 65 आपकी एग्रीकल्चर इनकम हो जाएगी, ठीक। इसके बाद यहां लिखा हुआ है कॉफी ग्रो एंड क्योर। यहां क्या है, कॉफी क्या कर रहे हैं, ग्रो और क्योर कर रहे हैं, ग्रो क्योर कर रहे हैं, और ये कॉफी इंडिया में ही ग्रो किया जा रहा है। तो इसके ऊपर आप क्या लोगे, 60-40, क्योंकि ग्रोइंग एंड क्यूरिंग का काम है, माफ कीजिएगा। तो यहां पर 25 और 75 ये मेंशन होगा, और अगर कॉफी की सारी एक्टिविटी की जा रही हो तो 40-60 बनता है, राइट। अब आइए टी मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, और टी जो है मैन्युफैक्चरिंग और ग्रोइंग मैन्युफैक्चरिंग दोनों इंडिया में है, तो इसका क्या करोगे, 60-40 कर दोगे। इसके बाद आ रहा है कॉफी, जिसमें क्योर भी हो रहा है, रोस्ट भी हो रहा है, और ग्राउंडिंग भी हो रहा है, ये सब कुछ हो रहा है। तो यहां पर मन करेगा आपका कि 60-40 कर दें, लेकिन देखिए बहुत ध्यान से देखिएगा, बहुत ध्यान से देखिएगा, आउटसाइड इंडिया में चला हुआ है। ये हो सकता है कि ये क्वेश्चन मैंने कॉफी के लिए आउटसाइड इंडिया बोला, एग्जाम में रबड़ के लिए आउटसाइड इंडिया आ जाए। तो जब आउटसाइड इंडिया आ जाता है ये एक्टिविटी, तो फिर ये सेग्रीगेशन सब कूड़े में चला गया। रीजन, आप सेग्रीगेट करके भी क्या करोगे, एग्रीकल्चर बना दोगे, बट एग्रीकल्चर आउटसाइड इंडिया है, तो उसके लिए कोई एग्जम्पशन तो है नहीं आपकी, वो तो टैक्सेबल, फुल्ली टैक्सेबल होगा। अगर आप ऑर्डिनरी रेजिडेंट हो, ये बात तो है, लेकिन वो फुल्ली टैक्सेबल होगा। तो सेग्रीगेशन यहां खत्म हो जाता है। सेग्रीगेशन तब है जब इंडिया में एक्टिविटी हो,
तो क्या ये पूरा टैक्सेबल हो जाएगा एज ए पीजीबीपी? यस, ये पूरा टैक्सेबल हो जाएगा एज ए पीजीबीपी। उसके बाद आप नर्सरी प्लांट, नर्सरी की इनकम है तो आप जानते हो नर्सरी की इनकम पूरा पूरा एग्रीकल्चर में चला जाता है, तो ये एग्रीकल्चर इनकम में काउंट हो जाएगा। ऐसे क्वेश्चन पास्ट में भी आए हुए हैं और आगे भी एक्सपेक्टेड है। आपको ये इनकम निकालनी है, ऑर्डिनरी रेजिडेंट मेंशन किया हुआ है, आंसर आप चेक कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन जो बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है और यहां से मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं 6 नंबर का, ये 6 नंबर का क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर रहा हूं और मैं उम्मीद करता हूं कि इस 6 नंबर के क्वेश्चन में, अच्छा एक और बात बता दूं, इसके आंसर में मैंने एक्सप्लेनेटरी नोट्स डाले हैं, उस नोट्स में मैंने रूल नंबर लिखा है। रबड़ के लिए 7A है, कॉफी के लिए 7B है, मैंने मेंशन किया है उसमें रूल नंबर। तो ऐसा जरूरी नहीं है रूल टी के लिए रूल 8 है, तो ऐसा जरूरी नहीं है कि आप ये रूल याद नहीं है एग्जाम में तो आपको डर लगने लग जाए, कॉन्फिडेंस कम हो जाए कि यार अब क्या करें। कोई दिक्कत नहीं है, आप रूल मेंशन कर देना एज पर इनकम टैक्स रूल, काम चल जाएगा। अगर मेंशन हो, अगर याद हो तो बढ़िया है, और जब मैं प्रिडिक्ट कर रहा हूं, एक्सपेक्ट कर रहा हूं और इसको भी याद ना किया तो क्या किया, ये तो कर ही लेना है ना। बाकी तो मैं ये कहना चाह रहा हूं कि नहीं भी याद रहा तो इट्स ओके, कोई दिक्कत नहीं है। और जो मैंने नोट्स लिखे हैं, कोशिश तो किया है कि लैंग्वेज सिंपल हो ताकि स्टूडेंट्स भी उस तरीके से एग्जाम में लिख सकें, लेकिन अगर आपको इससे भी सिंपल लिखने हैं लैंग्वेज तो आप लिख सकते हो। कुछ नोट्स इग्नोर भी किया जा सकता है, तो वो भी कर सकते हो। जैसे नर्सरी के ऊपर आप सिंपल लिख सकते हो, एक्सप्लेनेशन 3 टू सेक्शन 2 सब क्लॉज 1A के अकॉर्डिंग एग्रीकल्चर जो नर्सरी की इनकम है वो एग्रीकल्चर इनकम मानी जाती है, दैट्स इट। जरूरी नहीं है कि पूरा मेंशन करो। तो इस तरीके से आप छोटे छोटे पॉइंट्स भी बनाकर लिख सकते हो। डिपेंड्स कि आंसर कितने मार्क्स को रिप्रेजेंट करता है। अगर ये 4 नंबर का है तो आप छोटे छोटे नोट्स 2-4 लिखोगे, 6 नंबर का है तो थोड़े नोट्स ज्यादा डिटेलिंग में लिखोगे। ओके, ये क्वेश्चन बहुत ही प्यारा तैयार किया है, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। सैलरी इनकम है, हाउस प्रॉपर्टी का लॉस है, इंटरेस्ट ऑन सेविंग अकाउंट है, पीपीएफ डिपॉजिट है, डिविडेंड इंडियन कंपनी से आ रहा है और एग्रीकल्चर इनकम इंडिया की है। यहां पर वो आपसे कह रहे हैं टीटीआई टैक्स लायबिलिटी बोथ टैक्स रिजिम में निकालकर एडवाइस कीजिए कि कौन सा बेटर है। अब जरा सोचिए, अगर मैं यहीं पर आपको दिखा दूं कि ओल्ड टैक्स रिजीम लेकर चलें और न्यू टैक्स रिजीम लेकर चलें, क्योंकि समय आपका खराब नहीं करूंगा, तो आंसर मेंशन किया हुआ है मैंने। तो ये 9 लाख रुपए आ गया। ओल्ड टैक्स रिजीम में ये 9 लाख के बजाय 7 लाख रुपए आ जाएगा, क्योंकि 2 लाख मैक्सिमम सेल्फ ऑक्यूपाइड में आपको लॉस अलाउड होता है और 2 लाख का सेट ऑफ आप सैलरी से कर सकते हो, तो 7 लाख आ जाएगा। ये 12 हजार रुपये आ जाएगा, ये 50,000 रुपये आ जाएगा। तो आपकी ग्रॉस टोटल इनकम आ जाएगी 7,62,000, 6,72,000। लेकिन अगर यही मैं न्यू टैक्स रिजीम में लेकर जाऊं तो 9 लाख पूरा पूरा सैलरी आ जाएगा। हाउस प्रॉपर्टी के सेल्फ ऑक्यूपाइड वाले लॉस एक्सेप्टेबल नहीं होते, ठीक है। और उसके बाद 12,000 ये एज इट इज आ जाएगा, 50,000 भी एज इट इज आ जाएगा, तो 12 भी आ गया और 50 भी आ गया। तो ये मुझे लगता है कि ये बन गया 9,56,000, हाँ 50,000 आ गया, तो ये बन गया 9,62,000। अब यहां पर आपको डिडक्शन के रूप में 1.5 लाख का एटीसी मिल गया, 10,000 का 1.5 लाख का एटीसी मिल गया, 10,000 का 80 टीटीए मिल गया। तो ये बन गया आपका, कैलकुलेट करना पड़ेगा, 762 माइनस 160, 6,02,000 रुपए आपकी टीटीआई आ गई ओल्ड टैक्स रिजीम में। और न्यू टैक्स रिजीम में एज इट इज ये टीटीआई बन जाएगी 9,62,000, ये पूरी की पूरी आपकी टीटीआई बन जाएगी। अब टीटीआई बन गई, अब आपको टैक्स लायबिलिटी निकालना है। लेकिन टैक्स लायबिलिटी में दोस्त यहां ध्यान ये रखना है कि 1 लाख के एग्रीकल्चर इनकम का इंटीग्रेशन भी होगा। 1 लाख के एग्रीकल्चर का यहां पर इंटीग्रेशन भी करना पड़ेगा। 1 लाख को इंटीग्रेट करके आप स्लैब रेट लगाओगे 2.5 लाख, 5 लाख, 10 लाख वाला ओल्ड टैक्स रिजीम में, 3, 6, 9, 12 वाला न्यू टैक्स रिजीम में, और उसके बाद माइनस करोगे एग्रीकल्चर प्लस मैक्सिमम एग्जम्पशन लिमिट के ऊपर टैक्स। तो जो एग्रीकल्चर में मैक्सिमम एग्जम्पशन लिमिट लोगे वो ओल्ड टैक्स रिजीम में 2.5 लाख लोगे, न्यू टैक्स रिजीम में 3 लाख लोगे। और अकॉर्डिंगली जब वो माइनस करके बनेगा वो बेसिक टैक्स बनेगा, आपको हेल्थ एजुकेशन सेस ऐड करना है, आपकी टैक्स लायबिलिटी आ जाएगी। कंपैरिजन करोगे, मैं आंसर दिखा देता हूं एक बारी बेटा। आंसर टाइम नहीं मिला तो मैंने इसको ड्राफ्ट नहीं करवाया, अपने हैंड राइटिंग में जो बनाकर रखता हूं वही आपको दे दिया। तो जैसे कंपैरिजन करोगे तो ओल्ड टैक्स रिजीम में
अच्छा, एक और यहाँ कंफ्यूजन आता है बच्चों को कि सर ओल्ड और न्यू में हम टोटल पूरा पूरा प्रेजेंट करें क्या? इसी को समझाने के लिए मैंने ये दिया। ये चीज सिर्फ यही नहीं, बाकी क्वेश्चन में भी आप अप्लाई कर सकते हो, जहां न्यू और ओल्ड दोनों क्वेश्चन आ जाए, आप ओल्ड पे पहले आंसर करो। आप ऐसे आंसर करो, कंप्यूटेशन ऑफ टोटल टैक्सेबल इनकम, टैक्स लायबिलिटी, एसएससी का नाम, रेजिडेंट है, असेसमेंट ईयर है, ओल्ड टैक्स रिजीम में आप आंसर कर रहे हो, ओल्ड यानी ऑप्शनल। उसके बाद प्रॉपर आंसर कर लो। सारा आंसर मैंने कर लिया यहां पर। अब मैंने लिखा अंडर न्यू टैक्स रिजीम, उसमें मैंने टीटीआई से शुरू किया और टीटीआई में चैप्टर 6 से एड बैक कर दिया। जो डिडक्शन नहीं मिलते, जैसे सेट ऑफ नहीं मिलता, वो एड बैक कर दिया, 9,62,000 आ गया। और उसके बाद कंप्यूटेशन आ गया टैक्स लायबिलिटी का। टैक्स लायबिलिटी को कंप्यूट कर दिया। मैंने देखा कि यहां पर मुझे टैक्स ज्यादा बन रहा है, तो मैं एडवाइस दे दूंगा कि मुझे न्यू टैक्स रिजीम में ज्यादा टैक्स पे करना पड़ रहा है, इसलिए मुझे ऑप्शनल टैक्स रिजीम यानी नॉर्मल टैक्स रिजीम में जाना चाहिए। ये हो गया हमारा पूरा आंसर। कुछ बच्चों के डिमांड है कि सर ओल्ड टैक्स और न्यू टैक्स रिजीम सभी चैप्टर्स में क्या क्या फर्क है, उसके लिए एक छोटा सा वीडियो आप तैयार करके हमें बता दो, जिससे हमें सामने सामने क्लियर हो जाए कि न्यू टैक्स रिजीम और ओल्ड टैक्स रिजीम चैप्टर वाइज क्या फर्क है। वैसे तो मैंने अपने बच्चों को बहुत कई बार बताया है, ये चीज कई बार रिवाइज कराया है, लेकिन ये डिमांड है, तो आप मुझे कमेंट में कहिएगा कि ये डिमांड आपको भी चाहिए, तो मैं उस पर भी एक वीडियो बना दूंगा। अदरवाइज मेरे पुराने वीडियो में आप चेक करेंगे तो मिल जाएगा। ठीक है, आपके कमेंट्स, आपके लाइक्स और आपके व्यू, यही मोटिवेट करेंगे मुझे आगे के क्वेश्चंस को बनाने के लिए, क्योंकि पैटर्न तो मैंने बता दिया है। अब स्पेसिफिक क्वेश्चन ड्राफ्ट करना, आप भी जानते हो, बहुत ही डिफिकल्ट टास्क है। अदरवाइज ऐसा नहीं है कि बहुत सारे क्वेश्चन आपको कराता चला जाऊं कि ये कर लो ये कर लो, वो प्रैक्टिस क्वेश्चन, उसमें कोई बुराई नहीं, आपने किए भी हैं, बहुत सारे यूट्यूब पे आपने किए भी होंगे प्रैक्टिस क्वेश्चंस, बहुत सारे क्वेश्चन। वो तो अच्छी बात है कि आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो रही है, वो तो ज्यादा सॉलिड मामला है। इसके मुकाबले तो वो ज्यादा सॉलिड है कि आप प्रैक्टिस क्वेश्चन करो 50, 100, 150, 300, 500, और आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड आए और सामने कोई भी क्वेश्चन हो आप फटाफट कर दो, वो तो ज्यादा अच्छा है। तो ये जो एक स्पेसिफिक एरिया में मुझे बांधना होता है क्वेश्चन को कि ये आने की उम्मीद है, ये बड़ा रिस्की है, ये बहुत टफ टास्क है। पैटर्न तक ठीक था, तो फिर भी मैंने प्रयास किया क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 2, आगे के क्वेश्चन के लिए भी मैं प्रयास करूंगा। बट आपके व्यूज अगर अच्छे हैं, आपके लाइक अच्छे हैं, लाइक तो खैर आप पढ़ाई में लगो, और शेयर आपने किए हैं, तो यानी अगर मुझे लगता है कि बच्चों की डिमांड है, तो मैं जरूर इसके ऊपर आऊंगा दोबारा। ठीक है, चलिए पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए और मस्त रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।